हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में जैनेन्द्र कुमार, जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जैनेन्द्र कुमार जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाएं के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम उनके प्रसिद्ध कहानी पत्नी, जैनेन्द्र कुमार जी के प्रमुख कहानी पत्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं पहले फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में। फिर से मैं बता रही हूँ कि हिंदी कहानी साहित्य में जैनेन्द्र का विशेष स्थान रहा है, यह आप सभी को पता है। और दृष्टिकोण एवं शैली के कारण उनकी जो कहानियाँ हैं वो लोकप्रिय रही है। और प्रेमचंद के काल में जैनेन्द्र की पहली कहानी जो है वो प्रकाशित हो चुकी थी। ठीक है, और मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के आधार पर जैनेन्द्र कुमार जी के जैनेन्द्र कुमार जी के साहित्य जो हुआ वो साहित्य निर्माण हुआ है। ठीक है, तो मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के आधार पर उनका साहित्य निर्माण हुआ था, इसीलिए उनकी स्वतंत्र पहचान बन चुकी है। किसकी? जैनेन्द्र कुमार जी की। ठीक है, तो जैनेन्द्र कुमार पर गांधी जी का काफ़ी प्रस्ताव था। इसी वजह से जैनेन्द्र गांधीवादी चिंतक के रूप से जाने जाते हैं, तो ये याद रखिए। और उनकी अधिकांश कहानियाँ मनोवैज्ञानिक है। तो मैं प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मनोविज्ञान प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। तो उनकी जैनेन्द्र कुमार जो मनोवैज्ञानिक कार है, तो उनके कहानियाँ भी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो जैनेन्द्र कुमार की अधिकांश कहानियाँ मनोवैज्ञानिक है। वे चिंतनशील, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लेखक है वो जैनेन्द्र कुमार जी है। और जैनेन्द्र के काल में फ्रायड के मनोविज्ञान का जो बोलबाला था वो फ्रायड का प्रस्ताव सभी क्षेत्रों पर पड़ा है। और जैनेन्द्र ने मानव मन की कुठाओं, अतृप्तियों, पीड़ाओं का चित्रण किया है। कौन? जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार ने अपनी कहानियों में मानव मन की जो कुंठाओं है, अतृप्तियाँ है, पीड़ाओं है, वो चित्रण किया है अपने कहानी में। और अपने विचार को सभी प्रकार के पारंपरिक, ठीक है, तो पारंपरिक सामाजिक प्रभाव से मुक्त रखा है। ठीक है, और उनके जो प्रमुख कहानी है जो पत्नी, तो उस कहानी में पत्नी कहानी में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। ठीक है, तो आज हम पत्नी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पत्नी कहानी जो है वो पत्नी कहानी में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, किंतु उसका आधार क्या है? सामाजिक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पत्नी कहानी जो OSTT सिलेबस में है, जैनेन्द्र कुमार जी की प्रमुख कहानी पत्नी OSTT सिलेबस में है और CBT एग्ज़ाम में भी आएगा, हिंदी टीचर के लिए CBT एग्ज़ाम में। तो मैं जो कह रही हूँ तो याद रखिए और नोटबुक में नोट भी कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, केवल एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो बार बार पढ़िए कहानी को, उपन्यास को, नाटक को बार बार पढ़िए। और जो भी इम्पोर्टेंट है तो नोटबुक में नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पत्नी कहानी में पत्नी कहानी में क्या है ना, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, लेकिन जो उसका आधार जो है वो आधार सामाजिक है। और
इस कहानी में मतलब पत्नी कहानी में मुख्य पात्र कौन है? सुनंदा, जो कि स्त्री पात्र है। ठीक है। तो इस कहानी में सुनंदा ने अपने बच्चे को खो दिया है। मतलब ये जो पत्नी कहानी जो है, इस कहानी की पत्नी मतलब परंपरागत भारतीय स्त्री है। ठीक है, ये याद रखिए मैं जो कह रही हूँ। पत्नी कहानी की जो पत्नी है वो परंपरागत भारतीय स्त्री है, जो अपने प्रखर राजनेता मतलब जो विचारक, प्रखर राजनेता विचारक, समझ में आ रही ना? तो यहाँ पर जो स्त्री है, भारतीय परंपरागत जो भारतीय स्त्री है, जो अपने प्रखर राजनेता विचारक पति कालिंदी मतलब सुनंदा जो है इस नारी के स्त्री पात्र, वो स्त्री भारतीय स्त्री है, परंपरागत भारतीय स्त्री है, जो अपने प्रखर राजनेता विचारक पति कौन है, उनके पति कौन है? कालिंदी। कालिंदी जो है वो प्रखर राजनेता है, वो विचारक है। तो वो उनके मतलब सुनंदा के पति कालिंदी के प्रति एक निष्ठ भाव से समर्पित और अनुगता है। और पत्नी सुनंदा पति के प्रेम और उनके सानिध्य की चाह, उनसे सुख दुख बांटने की जो अभिलाषा है, वो अभिलाषा की पूर्ति न होने के कारण विचित्र उलझन जो है, वो उलझन मनस्थिति एवं अकेलपन के जो साय है वो यहाँ पर दिखने को मिलता है। मतलब अकेलपन के साय में जीती है कौन? सुनंदा। तो इस कहानी में सुनंदा ने अपने बच्चे को खो दिया है, इसीलिए हमेशा विचारों में मग्न रहती है। किंतु जैसे ही उसका ध्यान विचारों से अलग होता है, उसे पति पर, अपने आप पर झुंझलाहट होती है। ठीक है। तो समझ में आ रही है ना? तो मतलब अपने आप पर क्या होती है? झुंझलाहट होती है। ठीक है। तो उसे अपने पति पर और अपने आप पर क्या होती है? झुंझलाहट होती है। और ऐसी अवस्था में वो किसी से भी बोलती नहीं है। मकान शहर से बाहर अलग अलग है और घर पर पति और उनके मित्र के अतिरिक्त किसी का आना जाना नहीं है। और उनकी बातों का विषय भी स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर ही रहता है। मतलब उन जो कहानी के विषय जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर ही रहता है। सुनंदा को ये बातें समझ में नहीं आती है, फिर भी वो चाहती है कि इस विषय में पति उसे मतलब उससे कुछ बात करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब उसे अपने पति पर गुस्सा आता है। समझ में आ रही है? उसे लगता है कि पति उससे पराये लोगों का तरह व्यवहार क्यों करते हैं, और वो उसे अधिकार से भी तो कह सकते हैं ना। मतलब वो उससे अधिकार से भी तो कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था में वो कठोर हो जाती है और उसके मन में तरह तरह के विचार भी आते हैं, किंतु कुछ ही समय में उसे अपने व्यवहार के प्रति दुख भी होता है। कौन? सुनंदा। तो वो जो है वो पूर्ण भारतीय नारी की तरह एक आज्ञाकारी पत्नी भी बन जाती है। कौन? सुनंदा। ठीक है। तो चलिए, तो इस कहानी मतलब इस कहानी के बारे में डिटेल्स जानेंगे, उसके बाद हम कहानी पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली इस कहानी में क्या है। तो मैंने जो कहा तो ये तो इस कहानी में थोड़ा थोड़ा दिया है, तो इसमें कहानी में ये लिखा गया है। तो चलिए हम देखेंगे इस कहानी में क्या है, पढ़ेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि इस कहानी के सारांश क्या है। मतलब जनेंद्र कुमार जी ने इस कहानी के माध्यम से आज के ज़माने में मतलब आज की दुनिया के लोगों को क्या दिखाने चाहते हैं, क्या क्या बताने चाहते हैं, ये हम दिखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो चलिए देखेंगे पत्नी जी की लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार।
देखिए, शहर के एक तरफ तिरस्कृत मकान, दूसरा तला, वहाँ चौके में एक स्त्री अंगूठी सामने, मतलब एक स्त्री अंगूठी सामने लिए बैठी है। अंगूठी की आग राख हुई जा रही है। वो जाने क्यों सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली है और सम्भ्रात कुल की मालूम होती है। एकाएक अंगूठी में राख होती हुई आग की तरफ स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देकर वो उठी। उठकर वो कुछ कोयले लाई। कोयले अंगूठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई। अंगीठी, अंगूठी नहीं है, वो अंगीठी दिखा गया है। तो फिर किनारे में ऐसे बैठ गई, मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करूं, घर में कोई नहीं है और समय बाहर से ऊपर हो गया है। और मतलब दो प्राणी इस घर में रहते हैं, पति और पत्नी। पति और पत्नी, पति के सवरे के गए लौटे नहीं और पत्नी चौके में बैठी है। तो सुनंदा सोचती है, नहीं सुस्ती कहाँ है। अलस भाव से वो तो वहाँ बैठी ही है। सोचने को है कि तो यही कि कोयल न बुझ जाए। वो जाने कब आएंगे। 1 बज गया है। कुछ हो, आदमी की अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। और सुनंदा बैठी है, वो कुछ कर नहीं रही है। जब वो आएंगे तो रोटी बना देगी। वो जाने कहाँ कहाँ देर लगा देते हैं और कब तक बैठूं, मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहक आए हैं और उसने झलाकर तवा अंगीठी पर रखा दिया। नहीं, अब वो रोटी बना ही देगी। उसने जोर से खींचकर आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर कुछ तल्लीनता आई। क्षण भर वो आभा उसके चेहरे पर रहकर चली गई। वो फिर उसी भांति काम में लग गई। कालिंदीचरण मतलब उनके पति जो है, सुनंदा के पति, वो आए। उनके पीछे पीछे 3 और उनके मित्र भी आए। ये आपस में बातें करने चले आ रहे थे और खूब गर्म में थे। तो कालिंदीचरण मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चल गए। उनसे बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी हुई बहस फिर छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देशोद्धार के संबंध में बहुत कटिबद्ध है। तो चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारत माता को स्वतंत्र करना होगा। तो ये समझ में आ रही है ना। मतलब ये जो कहानी, पत्नी कहानी, वो कहानी जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर ही लिखा गया है। इस कहानी में स्वतंत्रता आंदोलन के बात भी कही गई है। तो भारत माता को स्वतंत्र करना होगा। नीति अनीति, हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ का मारना ही एक इलाज है। आतंक, हाँ आतंक। हमें क्या आतंक से डरना होगा। लोग हैं जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख है, वे बच्चे हैं। हाँ, वे हैं बच्चे और मूर्ख। उन्हें बुजुर्ग और बुद्धिमानी नहीं चाहिए। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की। हमें मोह नहीं बाल बच्चा का। हमें नहीं गर्ज धन दौलत की। तब हम मरने के लिए आज़ाद क्यों नहीं है। तो जुल्म को मिटाने के लिए जुल्म होगा ही। तो उससे वे डरे जो डरते हैं। डर हम जवानों के लिए नहीं है।
तो फिर ये चारों आदमी निश्चय मतलब करने में लगे कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए। इतने में कालीचरण को ध्यान आया कि न उसने खाना खाया है न मित्रु से खाने के लिए पूछा है। तो उसने अपने मित्रु से माफ़ी मांगकर छुट्टी ली और सुनंदा की तरफ चला। सुनंदा जहाँ थी वहाँ है, वो रोटी बना चुकी है, अंगीठ के कोयले उल्टे तवे से दबे हैं, माथे की उंगलियों पर टिक्का वो बैठी है, बैठी बैठी सुनी सी देख रही है, सुन रही है कि उसके पति कालीचरण अपने मित्र के साथ क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। उसे जूस का कारण समझ में नहीं आता। उत्साह उसके लिए अपरिचित है, वो उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है, स्फुरणीय और मनोरम और हरियाली है। वो भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको न भारत माता समझ में आती है न स्वतंत्रता समझ में आती है। किसको? सुनंदा को। उसे न लोगों की इस जोरों की बातचीत का मतलब भी समझ में नहीं आता। फिर भी उत्साह है कि उसमें बड़ी भूल है, तो जीवन की होश उसमें बूझती सी जा रही है, पर वो जीना चाहती है। उसने बहुत चाहा कि पति उससे भी कुछ देश की बात करे। उसमें बुद्धि तो जरा कम है, फिर धीरे धीरे क्या वो भी समझने नहीं लगेगी। सुस्ती कम पढ़ी हूँ तो इसमें मेरा ऐसा कसूर क्या है? अब तो पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन पन्नों के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा है उसका काम तो सेवा है, बस यह मानकर जैसे कुछ समझने की चाह ही छोड़ दी है। वो अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच में आने को नहीं सोचती है। वो एक बात जान चुकी है कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया है, घर का काम छोड़ दिया है, मतलब जानबूझकर उखड़े उखड़े और मारे मारे जो फिरते हैं, उसमें मतलब इसमें कुछ भला ही सोचते होंगे। इसी बात को पकड़कर वो आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती रही है। पति ने कहा भी है कि तुम मेरे साथ क्यों दुख उठाती है, पर सुनकर वो चुप रह गई है। सोचती रह गई है कि देखो यह कैसी बात करते हैं। वो जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं, वो सरकार उनके इस तरह के कामों से बहुत नाराज़ है। सरकार सरकार है, उसके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्यों होती है। पर ये जितने हाकिम लोग हैं वे बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं भी है। तो इतनी फौज, पुलिस के सिपाही और मजिस्ट्रेट और मुंशी और चपरासी और थानेदार और वाइसराय, ये सब सरकार की ही है। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक नहीं है, पर यह उसी लड़ने में तन मन विचार बैठे हैं। खैर, लेकिन ये सब के सब इतने जोर से क्यों बोलते हैं? उसको यही बहुत बुरा लगता है। सीधे साधे कपड़ों में एक सूफिया पुलिस का आदमी हर दम उनके घर के बाहर रहता है। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि इतने जोर से क्यों बोलते हैं? बैठे बैठे इसी तरह की बात सोच रही है। कौन? सुनंदा। देखो अब 2 बजेंगे, उन्हें न खाने का फिक्र है न मेरी फिक्र। ये सुनंदा सोच रही है मन में। मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए। ये सुनंदा अपने पति कालीचरण के बारे में बता रही है कि ऐसे बेपरवाही से तो वो बच्चा चला गया, उसका मन कितना भी इधर उधर डोले, पर अकेली जब होती है तब भटक भटक कर वह मन अंत में उसी बच्चे के अभाव पर जा पहुंचता है। तब उससे बच्चे की वही बातें याद आती है। वे बड़ी प्यारी आँखें, उंगलियां और नन्हे नन्हे ऊँट याद आते हैं। 8 खेलियाँ याद आती हैं। सबसे ज़्यादा उसका मरना याद भी आता है। मतलब सुनंदा के जो बच्चा है वो मर गए हैं। ओह, यह मरना क्या है? इस मरने की तरफ उससे देखा नहीं जाता। यद्यपि वो जानती है कि मरना सबको है, तो उसको मरना है, उसके पति को मरना है, पर उस तरफ भूल से मतलब क्षण भर देखती है तो भय से भर जाती है। तो ये उससे सहा नहीं जाता।
बच्चे की याद उसे मत उठती है, तो वो विह्वल होकर आंख पूछती है और हठात इधर उधर की किसी काम की बात में अपने को उलझा लेना चाहती है। पर अकेले में वो कुछ करे रह कर वही वो याद, वही वो मरने की बात उसके सामने ही रहती है और उसका चित्त विवश हो जाता है। वो उठी, अब उठकर बर्तनों को मांज डालेगी, चौका भी साफ करना है। खाली मतलब वेठी में क्या सोचती रहा करती हूँ। तो इतने में कालिंदी चरण चौक में घुसे। सुनंदा कठोरतापूर्वक शून्य को ही देखती रही, उसने पति की तरफ नहीं देखा। कालिंदी ने कहा कि सुनंदा, खाने वाले हम 4 हैं, खाना हो गया है। सुनंदा चून की थाली और चकला, वेलन और बटलुई वगैरह खाली बर्तन उठाकर चल दी, कुछ भी बोली नहीं। तो कालिंदी चरण ने कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ है, ठीक है, मेरे साथ और है। खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। तो सुनंदा कुछ भी नहीं बोली। उसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। वे उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं, हंसकर क्यों नहीं कर देते कि कुछ और खाना बना दो। जैसे मैं गई रही हूँ, अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ कि उनके ही काम में लगी रहूं। मैं कुछ नहीं जानती खाना बना। और वो चुप रही। कालिंजर ने जरा जोर से कहा, सुनंदा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की बोतलों को खूब जोर से फेंक दे। किसी का गुस्सा सहने के लिए वो नहीं है। उसे तनिक भी सुध न रही कि अभी बैठे बैठे इन्हीं अपने पति के बारे में कैसी प्रीति की और भलाई की बातें सोच रही हैं। इसी वक्त भीतर के भीतर वो गुस्से से घुट कर रह गई। तो क्यों बोल भी नहीं सकती? सुनंदा नहीं बोली तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा। तो ये कहकर कालिंदी तेज में पैर पटकते हुए लौट कर चले गए। कालिंचरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते, किसी कदर उदार समझे जाते हैं। सदस्य अधिकतर अविवाहित है। कालिंचरण विवाहित नहीं है, वो एक बच्चा खो चुके हैं। मतलब कालिंचरण विवाहित ही नहीं है, वो एक बच्चा खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर है। कुछ लोग उनके धीमेपन पर रुष्ट भी है। वो दल में विवेक के प्रतिनिधि है और उताप पर अंकुश का काम करते हैं। बस इतनी बात पर थी कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की तरफ बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष्य उससे उत्तेजित ही रहता है या उसके भय से दबा रहता है, और दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं है। हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों तरफ से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। सरकार व्यक्ति के और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी विकास के अवरुद्ध को हटाना चाहते हैं, तो इसी को मुक्त करना चाहते हैं। तो आतंक से वो काम नहीं होगा जो शक्ति के मद में उन्मुक्त है, और असली काम तो उसका मद उतारने और उसमें कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने का है। हम स्वीकार कर दे कि मद उसके टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। ये चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर यह नीचा उपयुक्त नहीं। इससे सत्ता का कुछ बिगड़ता नहीं, उल्टे उसे अपने औचित्य पर संतोष हो आता है। पर जब सुनंदा के पास से लौटकर आया, तब देखा गया कि कालिंदी अपने पक्ष पर रूढ़ नहीं है। वो सहमत हो सकता है कि हाँ, आतंक जरूरी भी है। हाँ, उसने कहा, यह ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दें। इसके साथ ही कहा, आप लोगों की भूख नहीं लगी है तो क्या नहीं लगी है क्या?
उनकी तबीयत खराब है, इससे यहाँ तो खाना बना नहीं, मतलब बताऊँ क्या, मतलब क्या किया जाए, कहीं होटल चले। तो एक ने कहा कि कुछ बाज़ार से ही मांगा लेना चाहिए। दूसरे की राय हुई कि होटल चलना चाहिए। इसी तरह की बातों में लगे थे कि सुनंदा ने एक बड़ी थाली में खाना परोसकर उनके बीच ला रख कर वो चुपचाप चली गई। फिर उसके फिर आकर पास ही 4 गिलास पानी रख दिए और फिर उसी भांति चुपचाप चले गई। कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया। तीनों मित्र चुप हो रहे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पति पत्नी के बीच स्थिति में कहीं कुछ तनाव पड़ा हुआ है। अंत में एक ने कहा, कालिंदी तुम कहते थे खाना नहीं है। तो कालिंदी ने झुककर कहा, मेरा मतलब था काफ़ी नहीं है। दूसरे ने कहा, बहुत काफ़ी है, सब चल जाएगा, देखें कुछ और हो तो, कहकर कालिंदी उठ गया। आकर सुनंदा से बोला, ये तुमसे किसने कहा था कि खाना वहाँ ले आओ? मैंने क्या कहा था? सुनंदा कुछ न बोली। तो चलो उठाकर लाओ थाली, हमें किसी को यहाँ नहीं खाना है, हम होटल जाएंगे। तो सुनंदा नहीं बोली। कालिंदी भी कुछ देर गुम खड़ा रहा। तरह तरह की बातें उसके मन में और कंठ में आती थी। उसने अपना अपमान मालूम हो रहा था और अपमान से उसे असह्य था। तो उसने कहा, सुनती नहीं हो कि कोई क्या कह रहा है? क्यों? सुनंदा ने मुँह फिर लिया। क्यों, मैं बकते रहने के लिए हूँ? तो ये कालिंदी चरण कह रही है। सुनंदा भीतर ही भीतर घुट गई। मैं पूछता हूँ कि जब मैं कहा गया था तब खाना ले जाने की क्या जरूरत थी? सुनंदा ने मुड़कर और अपने को दबाकर धीमे से कहा, खाओगे नहीं? एक तो बच गया। कालिंदी तिरस्त्र होने लगा और उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीमे से कहा, अचार लेते जाओ। खाना और नहीं है। अच्छा लाओ अचार। सुनंदा ने अचार ला दिया और लेकर कालिंदी भी चला गया। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा है। उसे यह सूझा ही न था कि उसे भी खाना है। अब कालिंदी ने लौटने पर उसे जैसे मालूम हुआ कि उसने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा है। वो अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ, इसीलिए नहीं कि उसने खाना क्यों नहीं बचाया। इस पर तो उसमें स्वाभिमान का भाव जागता था। मन कठोर यूँ हुआ कि वो इसी तरह की बातें सोचती ही क्यों है। तो यह भी सोचने की बात है और उसमें कड़वाहट भी फैली। हठात वो उसके मन को लगता है कि देखो, उन्हें एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। क्या मैं यह सह सकती थी कि मैं तो खाऊं और उनके मित्र भूखे रहें? पर पूछ लेते तो क्या था। इस बात पर उसका मन टूटता सा रहा, मानो उसका जो तनिक सा मान था वो भी कुचल गया हो। पर वह रह रहकर स्वयं अपने आप को अपमानित करते हुए कहती है कि छी छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा सी बात का अब तक ख्याल नहीं होता है। तुझे खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। मैं क्यों नहीं नाराज़ करती हूँ, अब से नाराज़ न करूँगी। पर वो अपने तन की भी सुध तो नहीं रखते। यह ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ? और वो अपने बर्तन मांजने में लग गई। उसे सुन पड़ा कि वे लोग फिर जोर से बहस करने में लगे। बीच बीच में हंसी के कह कि उसे सुनाई दिए। और सहसा उसे ख्याल हुआ कि बर्तन में तो पीछे भी मल सकती हूँ, तो लेकिन उन्हें कुछ ज़रूरत हुई तो यह सोच झटपट हाथ धो यह कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, आचार और है, आचार और मंगाओ यार। कालिंदी ने अभ्यासवश जोर से पुकारा, अचार लाना भाई, अचार। मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वो तो बाहर द्वार से लगी खड़ी ही थी। उसने चुपचाप अचार लाकर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक स्निग्ध वाणी से कहा, थोड़ा पानी भी लाना। तो और सुनंदा ने पानी ला दिया, देकर लौटी और फिर बाहर द्वार से लगकर ओट में खड़ी हो गई, जिसे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला दे।
ठीक है, तो ये था पत्नी कहानी के बारे में। तो ठीक है, तो कैसे लगा ये कहानी? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस कहानी में क्या है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इस कहानी के सारांश के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस कहानी के माध्यम से जैनेंद्र कुमार जी ने क्या बताया है। ठीक है, इसकी कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए, इस कहानी में जो पढ़े हैं अभी, जो पत्नी कहानी, तो इसमें से हम क्या समझ में आया, क्या समझे इस कहानी में? तो देखिए, इस कहानी से हम क्या देखने को मिला ना, इस कहानी का महत्वपूर्ण तत्व जो है वो इसका मतलब शीर्षक है। मतलब इस शीर्षक के माध्यम से कहानी के अंत तक पहुंचा जा सकता है। जैनेंद्र के कहानियों में शीर्षक 2 से लेकर 6 शब्द वाले रहे हैं, लेकिन 6 शब्द वाले शीर्षक की कहानियाँ कम है। गदर के बाद, तमाशा, सजा आदि जो उर्दू भाषा जो है वो प्रधान भी है और शीर्षक प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो पत्नी कहानी जो है, इस कहानी में 3 शब्द का है जो कहानी के मुख्य विषय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है मैं जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सुनंदा। ठीक है, इस कहानी का मुख्य पात्र सुनंदा है जो बच्चे के गम में और अकेलेपन की वजह से हमेशा विचारों में डूबी रहती है कि नहीं। और सूझते सूझते उसे अचानक ध्यान आता है कि 2 बजने आए हैं, किंतु पति अभी तक भोजन करने के लिए नहीं आए हैं। उन्हें न खाने की फिक्र है न मेरी फिक्र है, मतलब सुनंदा की फिक्र। मतलब मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का तो ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी ही बेपरवाही से तो वो बच्चा चला गया। उसका मन कितना भी इधर उधर डुले, पर अकेले जब होती है तब भटक कर वो मन अंत से उसी बच्चे के अभाव पर आ पहुँचती है। तो इस कहानी के माध्यम से जैनेंद्र ने क्या बताया है, क्या दिखाने को चाहती है कि मन के एकाकीपन से उसमें उठने वाली जो विचार है, उस विचारों को और उनसे मुक्त होने की जो भावना है, उस भावना को व्यक्त किया है। इस संक्षिप्त शीर्षक के विषय की व्यापकता और व्यंजकता की स्थिति में है। यह स्पष्ट होता है कि जैनेंद्र की अन्य जो रचना है, उस रचनाओं के शीर्षक जो समान सार्थक होता है और समुचित भी होता है। और यदि हम देखेंगे इस कहानी के सारांश के बारे में, तो इस कहानी से हम क्या देखने को मिला ना, पत्नी जैनेंद्र द्वारा रचित एक कहानी है। इस कहानी में सुनंदा और कालिंदी चरण, ये जो दोनों है वो पति पत्नी है। इस कहानी में सुनंदा और कालिंदी चरण उग्र दल की तरफ से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करती है। इसी वजह से न तो पत्नी और न स्वयं की तरफ ध्यान दे पाते हैं। पत्नी को लगता है कि इसी वजह से उसका बच्चा भी जाता रहा, और बच्चे के जाने के बाद सुनंदा बिल्कुल अकेले पड़ जाती है। हर काम को करते समय बीच में ही सोचने लग जाती है और बच्चे की वही बातें याद आती हैं। वे बड़ी प्यारी आँखें, छोटी छोटी उंगलियां और नन्हे नन्हे ऊँट याद आते हैं सुनंदा को। अकेलियाँ याद भी आती हैं, सबसे ज़्यादा उसका मरना भी याद आए। उनके बच्चे जो सुनंदा के बच्चे जो मर गए, उस मरने के जो याद है वो याद सुनंदा को आती है। बच्चे की याद से वो मचल उठती है, तब तो वो विह्वल होकर आंख पूछती है और तुरंत इधर उधर के किसी काम में अपने को उलझा लेना चाहती है। उसी समय कालिंदी चरण अपने दोस्त के साथ भोजन करने के लिए आती है। तो यहाँ पर कालिंदी चरण ने कहा कि सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ और है।
खाना बन सके तो कहीं न कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा कुछ भी नहीं बोलती है। उसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। यह मुझसे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं, हंसकर क्यों नहीं कर देते हैं। कुछ और खाना बना दो, जैसे मैं गैर हूँ, अच्छी बात है। तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ कि इनके ही काम में लगी रहूँ। मैं नहीं जानती खाना वाना, और चुप रही। तो बाद में सुनंदा को क्या लगा कि बनाया हुआ सारा खाना एक थाली में परोसकर आगे के कमरे में ले जाकर रख दिया। फिर अचार ले जाती है, पानी के ग्लास रखती है और साथ ही दरवाजे के ऊंट के बाहर खड़ी हो जाती है ताकि पति को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे तुरंत दे सके। जैनेंद्र ने इस कहानी के माध्यम से पत्नी के मन में उठने वाली जो खीज है, उसकी अकेलेपन की जो भाव है, वो व्यक्त किया है। साथ ही सुनंदा को अपने पत्नी धर्म का जो स्मरण है वो दिला दिया। ठीक है, तो ये था इस कहानी के सारांश के बारे में। तो हम नेक्स्ट क्लास में इस कहानी के बारे में और भी कुछ जानेंगे। तो कैसे लगा इस कहानी, आपको समझ में आ रही है? तो कहानी हम मतलब देखें, सारे कहानी तो हम पढ़ चुके हैं, तो पढ़ लिए। तो कैसे लगा, और इस कहानी के सारांश जो है, शीर्षक जो है, आपको भी पता चला तो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो भी मैं क्लास अपलोड करूँगी तो आप पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप देख पाएंगे और जान भी पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।